कोई एक ऐसा हल्का या कोई ऐसा रिजल्ट जिसे देखकर आपको लगा हो कि ये जीत कैसे गया और ये हार कैसे गया? ख्वाजा आसिफ साहब का जब मैं हल्का देखता हूँ सियालकोट में, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो कैसे जीत गए। यूसुफ रजा गिलानी साहब का जीतना समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे जीत गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल कैसे जीत गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी कैसे जीत गए, कराची में MQM को इतनी नशिस्तें कैसे मिल गई। बड़ी बीबी अगर वज़ीर आला बनती हैं तो कैसी वज़ीर आला होंगी? मेरी नेक तमन्ना है उनके साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, आपकी बड़ी खास मोहब्बत भी है उनसे, तो वो देखिए, मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि उनके साथ जालसाजी हुई। किसने की? मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं कि उनके मामलात जो थे वो डिलिबरेटली किसी ने बिगाड़े। अगर ये इलेक्शन नून लीग के लिए मैनेज हो सकता था, MQM के लिए मैनेज हो सकता था, तो हम में क्या था? हम भी उसी कश्ती के सवार थे। तो मौलाना क्या खुद को सदर भी देख रहे थे और वो भी कहीं उनसे हाथ हो गया? एक बात तो ये चली थी कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा था कि मैं आपको सदर बनाऊंगा, तो जाहिर है अब तो सूरत हाल ही बदल गई। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद आजम। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से 2 रोज पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई थी हबीब अकरम साहब से, जो पूरे पाकिस्तान का टूर करके आ रहे थे। और उस पॉडकास्ट के दौरान हमारा इनसे ये वादा हुआ था कि इलेक्शन के फौरी बाद हम मिलेंगे और जो नंबर सामने आएंगे उस पर बात की जाएगी। अब इलेक्शन भी हो चुके, हुकूमती जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है और हम एक बार फिर हबीब अकरम साहब आपके पास हाजिर हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब रिजल्ट आए और अब जो नंबर्स हैं, तो कोई एक ऐसा हल्का या कोई ऐसा रिजल्ट जिसे देखकर आपको लगा हो कि ये जीत कैसे गया और ये हार कैसे गया? मिसाल के तौर पे मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का जब मैं हल्का देखता हूँ सियालकोट में, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो कैसे जीत गए। यानी उनका जीतना एक ऐसा अजीबो गरीब मार्का है, ये करिश्मा है जिसकी दलील कम अज़ कम मेरे पास तो नहीं है। और वहाँ के लोग भी यही बताते हैं, फिर फॉर्म 45 भी यही बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब हार चुके हैं। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का जीतना एक अजीबो गरीब वाक़या लगता है और मैं समझता हूँ कि मैं सर्वे में यकीनन गलती कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई नहीं, ज़ाहिर सर्वे है ये, लेकिन उनका जीतना हजम नहीं हो रहा। इसी तरह मुझे जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब का जीतना समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे जीत गए हैं। इसी तरह मुझे जो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको कह सकता हूँ कि उनका जीतना भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे कराची में मुस्तफ़ा कमाल कैसे जीत गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी कैसे जीत गए, कराची में MQM को इतनी नशिस्तें कैसे मिल गई, मेरी समझ में से ये बारे में तो MQM के बारे में ये भी कहा जा रहा है हम तो इतने लोग इलेक्शन नहीं लड़े थे जितनी सीटें हमें दे दी गई हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड के लिए उस पॉडकास्ट के बाद आपने जो ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि फैसलाबाद क्लीन स्वीप होगा, और वो क्लीन स्वीप हुआ भी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ख्वाजा साद रफीक का हारना, खुर्रम दस्तगीर का हारना, रुहेल असगर का हारना, यही रिजल्ट एक्सपेक्टेड था? ख्वाजा साद रफीक साहब का हारना तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था और मैं इस बारे में मुझे तो यकसुई है। रुहेल असगर साहब के हल्के में मैंने उस तरह काम नहीं किया, लेकिन जो जाहिर है एक शहर में माहौल बन जाता है तो फिर उसके नतीजे की शहर है ना, तो शहर में जो माहौल बन जाता है तो उसके नतीजे में कुछ चीजें तो फिर हो जाती हैं। और ये हल्के भी करीब है। मुझे याद सादिक साहब का जीतना समझ नहीं आ रहा, वो भी हार जाएंगे जी। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो सियासी जोड़ तोड़, हुकूमती जोड़ तोड़ जो हो रहा है, इस पर बात करने से पहले आप ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 इस इलेक्शन को पाकिस्तान में हालिया जमहूरियत की बहाली के बाद 8, 13, 18 और 24 के इलेक्शन में कंपैरिजन करें तो इसे स्केल ऑफ 10 पे कितना फ्री एंड फेयर आप समझते हैं कि इलेक्शन है? अच्छा देखिए, ऑन द स्केल ऑफ 10 जो फ्री एंड फेयर होना है, इस इलेक्शन को किसी भी फेयरनेस के स्केल पे नापना ही गलत है, क्योंकि ये टोटली अनफेयर इलेक्शन है। मतलब देखिए, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये एक आम तौर पर दलील दी जाती है कि चूंकि आप खैबर पख्तूनख्वा में जीत गए और हमारे बड़े बड़े लोग हार गए तो इसके लिए इलेक्शन जो है, इसलिए इलेक्शन ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कोई दलील नहीं है इलेक्शन को ठीक करार देने के लिए। बात यह है कि आपके बड़े लोग हार रहे थे, जो बाकी बड़े हैं वो भी हार रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि हम 4 दे के 40 बचा लें, ये नहीं हो सकता। सही, तो आप ठीक है ना। इसलिए ये जो इलेक्शन है, ये इसमें क्लियर कट फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाता है अवाम का। और बाकी जो है, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर की पार्टी होगी। जी, आपने कहा था। तो आज सारी नशिस्तें किस पे, और मैंने सिर्फ आपके पॉडकास्ट में नहीं कहा था, और कई जगह कहा था, सबको मैंने कहा था कि जनाब जो 59 जो पिछली दफ़ा जो पंजाब से जो भी नशिस्तें इन्होंने हासिल की थी, गालिबन 59 थी, नहीं 59, हाँ 59 थी शायद, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो नशिस्तें बरकरार नहीं रख पाएगी मुस्लिम लीग को।
ये तो मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था। जी सर। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून ने वो नशिस्तें हासिल कर ली हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मसला ये है कि फॉर्म 45 अगर हारने वालों के हाथ में, तो जीतने वालों के पास नहीं होंगे। उनके पास भी है, तो वो दिखाए ना। तो यही तो मसला है। वो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 जो फज किए हुए हैं वो आपने खुद बना लिए हैं। भाई आप 70 अपने, को 700 आप कर ऐसा दिया। करें ना, आप ऐसा करें कि अपने जो आपने फोर्ज किए हुए हैं उनको दिखा दें। ठीक है, ठीक है ना। आप अगर तो ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके फॉर्म 45 गलत हैं, तो फिर जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है ना कि तो मैं सही भी असली दिखाने फॉर्म पड़ेंगे। फिर सही भी दिखाऊं। ठीक है, तो आपने तो चलिए 2 नंबरी कर ली, तो फिर मैं अपने दिखा दूं। तो अब इससे क्या साबित होता है कि मैं अपने फॉर्म 45 तो दिखा नहीं रहा, जीतने वाले के पास फॉर्म 45 लेकिन वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से आज कोर्ट में किसी ने पूछा कि आपके फॉर्म 45 कहाँ है, आप दिखा दें मीडिया पे। हाँ। वो कह रहे हैं जब कोई अदालती प्लेटफॉर्म मेरे से मांगेगा तो मैं दिखा दूंगा। तो अब उससे पहले मुझे बता दें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अब जो केसेस जा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को मजीद सीट्स मिलेंगी या जितनी हैं बस यही रहेंगी? देखिए, ये अगर सादा तरीके से आप फैसले करें और तेजी से करें, तो ये 2 महीने के अंदर अंदर सीटें रिवर्स हो जाएंगी। और फिर तो जो हुकूमत बन रही है ये भी रिवर्स हो जाएगी। ये भी रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल होगी। इसीलिए तो ये हुकूमत गैर मुस्तहकम रहेगी ना। इसलिए नवाज शरीफ वज़ीर नहीं बन रहे। जी, जब हुकूमत के अंदर आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की तकरीबन 75 नशिस्तें हैं शायद इस वक्त तक, या 80, वो 80 का क्लेम कर रहे हैं। 80 का क्लेम कर रहे हैं, तो 80 नशिस्तों में से 40 के ऊपर तो सीधा सीधा सवालिया निशान है। तो 40 नशिस्तें जिस हुकूमत में आप उन 40 नशिस्तों की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूं, तो 40 नशिस्तें अगर इधर उधर होगी तो क्या हो जाएगा? तो आप जाहिर है ऑटोमेटिकली तीसरे नंबर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो देखिए, ये तो मामला बड़ा गंभीर है। ये जो कल जो जोड़ तोड़ हतमी अंजाम को पहुंचता नजर आ रहा है कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम वोट देंगे लेकिन काबीना में नहीं बैठेंगे और आईनी ओहदे हमारे पास होंगे, तो मास्टर स्ट्रोक पीपल्स पार्टी खेल रही है इसमें या पीएमएलएन मजबूत होगी? देखिए, जो पीटीआई की नशिस्तें हैं वो 3 हिस्सों में तकसीम हुई। उसका सबसे बड़ा हिस्सा गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, दूसरा बड़ा हिस्सा गया है एमक्यूएम को, और तीसरा कुछ हिस्सा नॉट मुकम्मल और पीपल्स पार्टी को गया है। वो कराची में, तो लिहाजा ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, आप देख रहे हैं तो ना, सारे जी सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम अल्लाह करे जी पीएमएलएन जीत जाए, अल्लाह करे पीपल्स पार्टी जीत जाए, एमक्यूएम जीत जाए, किसी को क्या एतराज हो सकता है? हमारा एतराज सिंपल सा ये है कि अगर इलेक्शन का हमारे पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, आजम साहब, इलेक्शन की बुनियाद पोलिंग स्टेशन होता है। ऐसा ही है। पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स कहां पे हैं? आप घर में बैठ के इलेक्शन कमीशन बनवा ले तो क्या हम मान जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, चूंकि इसने कह दिया लिहाजा हम मान जाए? अरे भाई, ये अवाम का मुल्क है, दस्तूर अवाम की मर्जी को इंश्योर करता है कि वो हर सूरत में रहे। तो आपने ये अदालतों ने भी हमारे, पता नहीं अब अचानक हम जजों से ये सुन रहे हैं कि जज साहिबान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, तो आईनी इदारे को क्या फिर 2 नंबरी करने की इजाजत दे दी जाए? ये तो नहीं हो सकता ना। तो लिहाजा आप, हमारे ये इलेक्शन खुलना चाहिए, हर सूरत में खुलना चाहिए। आपके समझते कितने हलकों पे फॉर्म? मैं समझता हूं कि कम से कम अव्वल तो सारों के होना चाहिए, NA1 से लेकर NA266 तक, चाहे किसी का इतराज ना रहे, चाहे किसी का इतराज ना रहे। ठीक है, सब के सबके जो फॉर्म 45 है वो हमारे सामने होने चाहिए। उस वक्त तक हुकूमत साजी, तो उस वक्त तक हुकूमत साजी, अगर आपने दस्तूर का मजाक उड़ाते हुए इलेक्शन रोक लिया था 2 सूबों का, तो अगर हुकूमत 15 दिन आगे निकल जाए तो कुछ क्या हो जाए? अगर वो नंबर चेंज हो गए और शहबाज साहब भी वज़ीर आज़म ना बन सके तो फिर तो हो जाए। आप अवाम की मर्जी के मुताबिक है ना भाई। आपका दस्तूर शुरू कहां से होता है? किसी दिन मेरा ख्याल है कि आप अपने नाजरीन को दस्तूर की कॉपी लें, वो शुरू देखें, शुरू कहां से होता है। शुरू वो यहां से होता है कि जनाब, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ये खुद को ये दस्तूर देते हैं, और यहाँ का निज़ाम पाकिस्तान के अवाम की मर्जी से मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलेगा। मुंतखब नुमाइंदे तो मुंतखब तो नवाज शरीफ भी हुए हैं, तो वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन रहे? अपने फॉर्म 45 दे दें। वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन रहे भाई? देखें, सबसे पहले ये बात है कि नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि उनकी सीटें कितनी हैं। ये बात मैं नहीं मान सकता, इसीलिए 8 फरवरी की रात को वो चले गए थे वापस। उन्हें पता है कि उनकी सीटें कितनी हैं, इसलिए वो समझते हैं कि इस तरह की सीटों पर उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, लेकिन अपनी बेटी को वज़ीर आला बनवा रहे हैं, क्योंकि पंजाब असम्बली की नशिस्तों पे भी बहुत सारे एतराज़ात हैं। ये तो अभी हम कौमी असम्बली पे बात करें ना, पंजाब असम्बली की नशिस्तों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नशिस्तें मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा है। तो आप समझते हैं अगर ये पंजाब असम्बली का मामला भी खुला तो ये भी रिवर्स होगा? दोनों खुलेंगे। तो अब आपने मरीम बीबी का जिक्र कर ही दिया है, मरीम बीबी अगर वज़ीर आला बनती हैं तो कैसी वज़ीर आला होंगी? मेरी नेक तमन्ना है उनके साथ।
और परफॉर्मेंस कैसी होगी, वो तो सोशल मीडिया देखिए, देख रहे हैं, मज़दार 2 अभी से कहना शुरू कर दिया गया है। देखिए ये बात तो अलग है, ये तो अभी हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन वज़ीर आला बने या वज़ीर आज़म बने, अहम तरीन बात यह है कि साफ शफाफ इलेक्शन के किसी नतीजे पहले खातून के वज़ीर आला बनने को सेलिब्रेट तो करेंगे ना, सिर्फ खातून होने को, क्योंकि एम्पावर्ड पोजीशन पे आ रही हैं। मैं उस वक्त मैं हर वज़ीर आला को सेलिब्रेट करता हूँ, हर वज़ीर आज़म को सेलिब्रेट करता हूँ, और मैं हमेशा ये करता रहा हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम की मर्जी का मजहर होते हैं। लेकिन इस केस में ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। लिहाजा मैं, आप इसको यूं कहें या यूं कहें, मैं अभी अपनी राय महफूज रखता हूँ। और ये बताएं कि बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने का भी कोई चांस मौजूद है, क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ से रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। इस असेंबली में मुझे मुश्किल लगता। तो वो ये जानते थे इसलिए पीछे हटे हैं, जी। या उन्हें कहीं चांस नहीं मिल पा रहा? देखिए, सबको पता है, ये जो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सबको पता है कि इलेक्शन में कहाँ धांधली हुई, सबको पता। इमरान खान ने केपी के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद किया है, इस नामजदगी को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है एक अच्छी चॉइस है उनकी, क्योंकि आप देखते हैं हमेशा कि पाकिस्तान जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसे शख्स को लेके आएगी सामने जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो। और इमरान खान साहब माजी में ही गलती करके देख चुके हैं कि उन्होंने उस्मान बुज़दार और महमूद खान को बनाया, जो दोनों पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं थे। तो फिर अब ऐसे आदमी को वज़ीर आज़म बनाना, वज़ीर आला बनाना चाहिए, या अच्छे ओहदे पे, बड़े ओहदे पे लाना चाहिए जो अली पॉलिटिकली अमीन स्ट्रांग हो। गंडापुर तो कंट्रोवर्शियल भी बहुत है ना। देखिए, कंट्रोवर्शियल कौन नहीं है भाई, इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, कंट्रोवर्सी में रहे, एक जमात का हिस्सा है, कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कंट्रोवर्शियल कौन नहीं होता? कंट्रोवर्सी, सियासतदान तो रहते कंट्रोवर्सी में, बल्कि पैदा ही कंट्रोवर्सी के अंदर होता। क्या पीपल्स पार्टी वजारतें लेगी? अभी तो उन्होंने इनकार किया है, इस हुकूमत में वजारतों का हिस्सा होगी? देखिए, पीपल्स पार्टी, अभी आप देखिए, अभी ये कुछ कहना मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली मुझे लगता है वजारतें भी ले ही लेगी। या वो ये चाहते हैं कि हम आईनी ओहदे एंजॉय करें, और जहां एग्जेक्टिव पे तनकीद होनी है तो वो पीएमएलएन के हिस्से जी, में और वो खुद भी उनमें शामिल हो जाए। ये जो अब असेंबली बनी है और इसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी, ये कितनी देर चलेगी? अगर तो इलेक्शन की शफाफियत पे इसी तरह शुकूक व शुबहात रहेंगे तो फिर तो एक दिन में नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये बननी नहीं असेंबली, चाहिए। देखिए, बननी नहीं चाहिए। आप इस हुकूमत की अखलाकी साख क्या रह गई? जब आप देखिए कि हर नशिस्त के ऊपर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, हत्ता कि जिस जमात को लीडरशिप की पोजीशन दी जा रही है, यानी प्राइम मिनिस्टर जिस जमात से बनाया जा रहा है, उस जमात के सुप्रीम लीडर की नशिस्त के ऊपर सवाल है। जी, एक वो हार गए, ठीक है, और एक पे सवाल है। अच्छा, अब आप बताएं कि इस हुकूमत को बनना चाहिए? आपके जो इस पार्टी के जो सफ़े अव्वल के रहनुमा है ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी नशिस्त पे सवाल है। ठीक है, पूरे के पूरे इस्लामाबाद की नशिस्तों पे सवाल है। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें, तीनों पे सवाल है। ठीक है, रावलपिंडी की नशिस्तों पे सवाल है। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो सवाल बाहर से भी उठाया जा रहा है। जी, और आप देखिए, सवाल बाहर देखिए, आपके घर का शोर इतना बढ़ गया है कि बाहर तक जा पहुंचा है। तो बाहर आपका बरतानिया आपको कह रहा है कि भाई आप इसकी तहकीक करें, अमेरिका आपको कह रहा है इसकी तहकीक करें, अब तो अक़वाम मुत्तहिदा कह रहे हैं कि आप तहकीक करें। निगरान वज़ीर ने जवाब भी दे दिया ना, हमने कभी अमेरिका से कहा है तहकीक करें। निगरान वज़ीर आज़म की क्या बात करते हैं? निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं हमारे, बस वो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन में एक अच्छी पोजीशन की मुझे उनसे तवक्को थी कि वो इलेक्शन को जिस तरह वो डिफेंड कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने इलेक्शन जीता, हालांकि जीतने वाले इस तरह डिफेंड नहीं कर रहे। तो आप हद हो गई है। इससे कोई फर्क पड़ेगा कि अगर बरतानिया, अमेरिका या ये जो गैर मुल्की ताकतें हैं ये इसको डिस्क्रेडिट कर दें और कहें कि ये इलेक्शन? देखिए, आप हमारी खारजा पॉलिसी के ये तीनों पिलर्स हैं, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा है। जब इन तीनों की तरफ से सरकारी तौर पे ये कहा गया है कि आप इलेक्शन के ऊपर ज़रा गौर फरमा लें दोबारा, तो आप बताइए कि जब हम खारजा पॉलिसी में इनके बारे में इनसे बात करेंगे दोबारा, तो ये हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या सोच रहे हैं? मुझे आप फ़र्ज़ कीजिए ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर ख़ारजा, फ़र्ज़ कर लेते हैं, वैसे ये खबर भी है, ठीक है, आप अभी, मैं इसको कुछ नहीं कहता, फ़र्ज़ कीजिए ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर ख़ारजा है, तो बाहर का कोई बरतानिया का या अमेरिका का या वज़ीर ख़ारजा है, अक़वाम मुत्तहिदा का कोई आदमी है, वो क्या समझ रहा होगा इन बयानात के बाद? देखिए, मुबैना तौर पर कि ऐन मुमकिन है वज़ीर ख़ारजा साहब के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन मंजूर हो जाए, तो आप देखें ना किससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। यानी कमजोर हुकूमत भी बनेगी और पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात पे भी इसका असर। क्या हमारे दोस्त चाइनीज ये नहीं देख रहे? हमारे दीगर दोस्त नहीं देख रहे? देखिए, चीन तो इस तरह के बयानात नहीं देता, लेकिन क्या सब लोग देख नहीं रहे? अच्छा, ये बताएं कि इस तस्वीर में जो रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, आपकी बड़ी ख़ास मोहब्बत भी है उनसे,
तो वो देखिए मौलाना उस फजल तस्वीर में रहमान समझते हैं कि उनके साथ जालसाजी हुई। किसने की? मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं कि उनके मामलात जो थे वो डिलिबरेटली किसी ने बिगाड़े। उन्होंने नवाज शरीफ से मिलने से इनकार किया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तरफ से शहबाज शरीफ ने उन्हें फ़ोन किया कि मैं आपको, वो DA खान में थे, मैं आपको कि मैं भेजता हूँ आपको क्या? तैयारा भेजता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप तैयारा ना भेजें, मैं पैदल ही ठीक हूँ। तो उन्होंने फिर इस्लामाबाद में अपना इजलास बुला लिया अपनी पार्टी का, तो अभी उसको मज़ीद आगे शायद लेके जाएंगे। मौलाना का ख्याल ये है कि अगर ये इलेक्शन मुस्लिम लीग, नॉट मौलाना का ख्याल है, मौलाना की पार्टी के बाज़ लोगों का ख्याल है कि अगर ये इलेक्शन नून लीग के लिए मैनेज हो सकता था, MQM के लिए मैनेज हो सकता था, तो हम में क्या था? हम भी उसी कश्ती के सवार थे। तो मौलाना क्या खुद को सदर भी देख रहे थे और वो भी कहीं उनसे हाथ हो गया? एक बात तो ये चली थी कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा था कि मैं आपको सदर बनाऊंगा, तो जाहिर है अब तो सूरत हाल ही बदल गई, मुख्तलिफ हो गई। मुख्तलिफ हो मुझे लास्टली बता दें कि तहरीक इंसाफ ने KP में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करना था, उनकी जो 2 नशिस्तें थी वो भी रिकाउंट में PTI के आज़ाद के पास चली गई। अब वो वहाँ पार्लियामानी पार्टी नहीं है जमात इस्लामी। एक बात मुझे बताएं कि ये जो नशिस्तें वापस ये जो PTI की तरफ गई हैं, ये इत्तेहाद के ऐलान से पहले गई हैं या बाद में गई हैं? नहीं, ये तो बाद में गई हैं। थैंक यू वेरी मच। जनाब हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो कहीं अनकहीं उन्होंने कह दी वो डिकोड आपने करनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।